हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जोशी लियोंग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हम जानेंगे वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। जो अर्थ क्रस्ट है वो कॉन्स्टेंटली मतलब जियोलॉजिकल चेंजेस उसमें होते रहते हैं इंटरनल फोर्सेस के कारण, जिसकी वजह से न्यू रिलीफ फीचर वगैरह होते रहते हैं और ओरोजेनेसिस होता है, यानी कि न्यू माउंटेन बनते हैं, रेंजेस बनती हैं, अपलिफ्ट होता है, डिप्रेशन पर्टिकुलर एरियाज़ का होता है, फोल्डिंग फॉल्टिंग और वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और जिसकी वजह से लैंडस्केप मॉडिफाई होते रहते हैं। मीनवाइल जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो वर्क करते हैं विगरसली टू वियर अवे द सरफेस, और जो इंट्रैक्शन है इन कंजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का वो राइज देते हैं एक ग्रेट डाइवर्सिटी को आज के प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स में। और जो प्रोसेस है वियरिंग अवे द अर्थ कोज अ जनरल लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट द सरफेस, यानी कि अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है वो लो हो जाता है, वो लेवल में हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे। तो इस चीज़ को हम डेन्यूडेशन बोलते हैं और ये कैरी आउट होता है 4 फेजेस में। एक होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है कि एक जनरल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस के कारण। इरोजन क्या होता है, ये एक्टिव वियरिंग, यानी कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो मतलब वो इधर उधर, यानी कि जस्ट लाइक कि वो अलग होता है एक एजेंट्स के द्वारा। एजेंट इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे रनिंग वाटर है तो उसके साथ साथ मिट्टी जो है वो चली जाती है। ठीक ऐसे विंड के साथ साथ एक जगह से धूल मिट्टी उठ के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है, आइस एंड वेव्स, तो ये इरोजन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो रिमूवल होता है इरोडेड मटेरियल का न्यू पोजीशन पे। अब मान लो कि गंगा से जाके, जो गंगा कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे जाके पूरा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। डिपोजिशन यानी कि जो डंपिंग हो जाता है डेब्रिस का सर्टेन पार्ट्स में अर्थ के, जहाँ पे वो एक्यूमुलेट होते हैं और फिर एक न्यू रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी 4 फेजेस हैं डेन्यूडेशन प्रोसेस के वो साइमल्टेनियसली होते हैं अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के, और अलग अलग रेट से, यानी कि कोई ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो जाता है, कोई कैसे। और वो डिपेंड करता है कि वो उसका नेचर कैसा है रिलीफ का, यानी कि और प्लस स्ट्रक्चर कैसा है रॉक का, लोकल क्लाइमेट कैसा है और इंटरफेरेंस कैसा है लोगों के द्वारा वहाँ पे। ये जो चैप्टर डिस्क्राइब करेगा वेदरिंग एंड उसके फीचर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, चैप्टर 5 से 10 तक हम इसी बारे में डील करेंगे। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। ओके, तो ये जो वेदरिंग है, जो वेदरिंग का जो वर्क होता है वो ब्रेकअप करता है किसका, रॉक्स का, 2 तरीक़ों से, केमिकल एंड फिजिकल फॉर्म। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो केमिकल वेदरिंग है वो बेसिस होता है प्रोसेस का, जहाँ पे क्या होता है जो डेन्यूटेशन प्रोसीड होती है ये एक्सट्रीमली स्लो होता है और ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होता है रॉक का। क्यों? क्योंकि एयर एंड वाटर के एक्सपोजर की वजह से। जो एयर एंड वाटर हैं वो कंटेन करते हैं केमिकल एलिमेंट, ठीक, और विच थॉट दे मे बी इन सिंगल क्वांटिटीज, मे बी इन स्मॉल क्वांटिटीज, आर सफिशिएंट टू सेट अप अ केमिकल रिएक्शन इन द सरफेस। ओके, सरफेस लेयर एक्सपोज रॉक्स, तो ये जो रिएक्शन है वो एंटायरली क्या होती है, वो डिज़ोल्व करती है जो मतलब रॉक्स वगैरह है उसको तोड़ती है केमिकली रिएक्शंस की वजह से। ठीक, अब हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, रॉक से मिलेगी, तो जैसे लाइक आयरन हुआ किसी रॉक के अंदर में तो आयरन ऑक्साइड हो गया, तो और ज़्यादा मतलब क्या होता गया, डिसइंटीग्रेट होता गया इस तरीके से। जस्ट लाइक जैसे मलेशिया के अंदर में जो सरफेस है ग्रेनाइट का वो एक्सपोज होता है वेदर में, और मतलब काफ़ी थोड़ा रफ एंड टफ टाइप से हो जाता है वो, बिकॉज जो ग्रेनाइट है वो बना हुआ होता है 3 मिनरल से, क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड मिका से। जो फेल्सपर है वो काफ़ी जल्दी वेदर हो जाता है क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में, और जो फेल्सपर के जो क्रिस्टल है वो मतलब वो दूर चले जाते हैं फिर टूटने के बाद ऑब्वियसली आते हैं। और ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं वो इवेंचुअली लूज होते हैं और इस तरीके से वो एक छोटा सा सैंडी रेसिड्यू क्रिएट कर देते हैं, यानी कि मिट्टी टाइप से, ऐसा समझ लो, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। ओके, और जिस टाइम पे जो सरफेस जो कि जो रॉक का जो सरफेस होता है वो वेदर्ड होता है और उसके जो मटेरियल हैं वो इधर उधर टूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो एक्सपोज होता है फिर फ्री सरफेस टू वेदरिंग। और मतलब फिर वहाँ पे क्या होता है जो काफ़ी ज़्यादा जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो वेदरिंग मटेरियल होता है, उसको रेगोलिथ बोलते हैं एक तरीके से, जो रिमेन्स होते हैं रॉक के, ठीक। और उसके जैसे क्या होता है जो आपकी मिट्टी है वो बनती है। रेगोलिथिक सिंपली क्या है कि मिनरल रिमेन है डिकम्पोज रॉक का, जिसके जो सॉइल है वो कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये रूट्स होते हैं प्लांट्स और फैलन लीव्स के, स्मॉल एनिमल जस्ट लाइक जैसे वॉर्म्स, बैक्टीरिया।
और जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का वो बनाता है फर्टाइल एंड अलाउ करता है क्रॉप्स को ग्रो होने में। और जो सॉइल है वो कवर करती है एग्जिस्ट मतलब जस्ट लाइक केमिकल वेदरिंग जो होती है अंडरलाइंग रॉक्स की डज नॉट सीज और इट इज़ यूजुअली एनहेंस्ड। जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब करती है रेन वाटर को एंड कीप करती है अंडरलाइंग रॉक्स को। और ऑब्वियसली बात है मॉइस्चर वगैरह भी रहता है उसमें, रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, 3 मेजर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन जिसमें कि जो मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के द्वारा। ठीक, जस्ट लाइक स्पेशली जिस टाइम पे जो रेन वाटर है वो कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो क्या करता है वो उसको एक वीक एसिड बना देता है। और जो सॉल्यूशन है वो मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस है लाइमस्टोन रीजन्स का, बिकॉज जो रेन वाटर वो अटैक करता है डिसॉल्व करता है कार्बन वो कैल्शियम कार्बोनेट को, और जिसकी वजह से रॉक जो है फॉर्म होती है। और जो डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैरी अवे करा जाता है वाटर के द्वारा जॉइंट्स के द्वारा एंड क्रैक्स में, और जो रॉक्स है वो और ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती है। और ये जो होल सिस्टम है वो आपको मैं चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ाऊँगा। लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली वो सफ़र करता है इस तरीके के, मतलब ये सॉल्यूशन वाले प्रोसेस से, और जितने भी रॉक्स हैं और इस फिर मतलब इस तरीके का जो सॉल्यूशन प्रोसेस होता है उससे थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाती है और प्लस अलग अलग तरीके की फॉर्मेशन लेने लगती है। बट ये जो प्रोसेस है ये स्लोअर है। ठीक, देन विद लाइमस्टोन ऑल रॉक्स आर सब्जेक्ट टू अ सॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट, मतलब हर एक रॉक में सॉल्यूशन वाली चीज़ तो हो ही जाती है, लेकिन मतलब उनमें स्लो प्रोसेस होता है ये वाला, लेकिन लाइमस्टोन में ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के साथ इस वजह से। और जो रेट है जिस सॉल्यूशन एट विच जो ये सॉल्यूशन टेक प्लेस होता है वो अफेक्ट होता है नॉट ओनली बाय द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, लेकिन उसके स्ट्रक्चर वगैरह से भी। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ऑफन उनमें पोर स्पेसिस होते हैं ग्रेन्स के बीच में जिसमें एयर एंड वाटर जो है वो कई बार स्टक हो जाता है, मतलब कैन लॉज एंड थस अटैक द रॉक। मतलब ऑब्वियसली बात है ये जो छोटे मोटे स्पेसिस होते हैं उनके बीच में पानी वानी ये सब दरारों के बीच में चला जाता है। और जो डेंसिटी है जॉइंट्स की और रॉक की वो क्रूशियल होती है स्पीड ऑफ वेदरिंग के लिए, और ये जो फैक्टर है वो क्लियरली आपको मलेशिया में देखने को मिल जाता है वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट वगैरह जो होती है वहाँ पे। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जहाँ पे हैवी रेनफॉल एंड वार्म क्लाइमेट जो कि प्रमोट करते हैं रैपिड केमिकल रिएक्शन वेदरिंग, वो फन प्रोसीड करते हैं काफ़ी रैपिडली, और ये जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत डीप रेगोलिथ्स और सॉइल जो है वो ओवरलाइन करते हैं सॉलिड रॉक्स को। पर ऑफन ये जो रेगोलिथ्स हैं वो कंटेन करते हैं कोर स्टोन्स, एंड ये जो पीसेस है सॉलिड रॉक के जो कि रजिस्टर्ड वेदरिंग जितने भी ऑल सराउंडिंग रॉक्स हैं वो वेदर्ड होते हैं, मोर रेजिस्टेंट होते हैं बिकॉज फ्यूअर जॉइंट्स और क्रैक जो है वो हार्बर मॉइस्चर एंड थस मोर स्लोली वेदर्ड बाय स्लो सॉल्यूशन प्रोसेस। जो रेट है वेदरिंग का वो ऑल्सो इफेक्ट होता है क्लाइमेट के थ्रू। वार्म वेट क्लाइमेट प्रमोट करते हैं रैपिड केमिकल वेदरिंग को, और जो ड्राई क्लाइमेट है इनहिबिट करते हैं केमिकल वेदरिंग को, और जो ड्राई क्लाइमेट है अवर वो प्रोवाइड करते हैं गुड कंडीशन फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के लिए। एक ऑक्सीडेशन वाले होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि एक वो इसमें क्या होता है रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का जो कि एयर में होती है ऑक्सीजन, और वाटर में जो मिनरल्स होते हैं रॉक और जो वाटर में ऑक्सीजन होती है रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल जो काफ़ी सारी जो रॉक्स हैं वो कंटेन करती हैं आयरन वगैरह को, और वो जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं एयर के वो क्या चेंज हो जाती हैं आयरन ऑक्साइड में, और फिर ब्राउनिश क्रस्ट और रस्ट होने लगता है। आयरन जो ऑक्साइड है क्रम्बल्स ईजिली एंड इज फैट मोर ईजिली इरोडेड देन द ओरिजिनल आयरन, और जिसके जैसे रिमूव हो जाता है और लूज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल स्ट्रक्चर रॉक्स का एंड वीक हो जाती है वो। ठीक, डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड जिस टाइम पे जो सॉइल है वो कवर करती है काफ़ी सारी रॉक्स को बैक्टीरिया को विच ट्राइब डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल, ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसिड्स को और जो डिज़ोल्व होता है वाटर में और हेल्प अप करता है वेदरिंग के प्रोसेस को, स्पीड अप करता है वेदरिंग के प्रोसेस को। और कुछ केसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट हैं जैसे कि मॉइस और लाइकन्स वो रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक वेयर रॉक पे। और सोलोंग जो ये सरफेस है सोलोंग एज द सरफेस इज डैम्प, और ये अब्जॉर्व करते हैं क्या केमिकल एलिमेंट्स को रॉक्स एज फूड एंड ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये जो है एजेंट है केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग के।
फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, यानी कि जो मैकेनिकल वेदरिंग सेकंड वाला, देखो दो प्रोसेस बताए थे, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल के अंदर तीन प्रोसेस है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, और तीसरा हमारा ये डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक एसिड के कारण। तो अब दूसरा केमिकल के बाद फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो मैकेनिकल वेदरिंग एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है रॉक का, जो कि एक्चुअल प्राइसिंग पार्ट अपार्ट सेपरेट पार्टिकल्स, ये होता है कम्प्लीटली फ्रेश रॉक पे। बट ये जो प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग का, वो क्या होता है, मच मोर ईजिली देन द सर्फेस ऑफ द रॉक हैज़ ऑलरेडी वीकन्ड बाय द एक्स। मतलब देखो ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्यों? क्योंकि केमिकल वेदरिंग की वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है रॉक, और जो ये मैकेनिकल प्रोसेस है वेदरिंग का, वो थोड़ा सा फिर उसको आसानी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जो काम है वो केमिकल रिएक्शन कर चुकी है उसको कमज़ोर करने का। अब तो इसको सिर्फ क्या करना है, मटेरियल को उठा के इधर से उधर प्लेस्ड हो ही जाता है। रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, अब रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, अब किसी रॉक पर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंसली हीट हो रहा है, और जो आउटर लेयर होती है कई बार एक्सपेंड होती है मच फास्टर तरीके से, जो कूलर होता है इंटीरियर रॉक्स का, ठीक। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट उत्पन्न हो जाता है एक तरीके से, और जो नाइटफॉल में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट और इस तरीके से एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर उसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिसइंटीग्रेशन का काम कर देती हैं रॉक्स में, ठीक। और जब ये कोई एक प्रोसेस इस तरीके का एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सालों साल तक अगर चलता है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी रॉक कमज़ोर तो पड़ी जाएगी, ठीक। और वो फिर स्प्लिट हो जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जस्ट लाइक जैसे क्रिस्टलाइन रॉक हैं ग्रेनाइट के, जो क्रिस्टल होते हैं काफ़ी सारे मिनरल्स के, जस्ट लाइक क्वार्ट्ज, मीका, फेल्सपर में ये टूट जाते हैं फ्रेगमेंट, जो कि टूट जाते हैं और भी अलग अलग फॉर्म में, और फिर वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं। और ये जो स्ट्रेस एंड प्रेशर है वो नेचुरली भी ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस, सरफेस के पास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे शार्प एंगल होता है रॉक्स में, और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं वो ग्रेजुअली राउंड होते हैं, स्प्लिटिंग अवे ऑफ शार्प कॉर्नर्स। और जिस टाइम पे जो सरफेस ले रहे हैं राउंडेड बॉर्डर्स की, वो ग्रेजुअली स्प्लिट ऑफ होते हैं प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं ओनियन पीलिंग, यानी कि ओनियन जैसे हम नहीं छीलते हैं उस तरीके से ये जो रॉक्स है वो भी उसका छिलका उतरता रहता है, ऐसा समझ लो, ठीक। रिपीटेड वेट एंड ड्राइंग, बार बार गीला होना, सूखा होना, इस तरीके से। सिमिलरली वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है रॉक्स में, बार बार जब यही चीज़ सालों साल तक चलती रहती है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि मलेशिया, जहाँ पे वेयर शॉर्ट डाउन पर स्टैचुरेट जो रॉक्स हैं एंड जो हॉट सन है वो क्विकली ड्राई कर देता है, बारिश पड़ती रहती है, गीले हो जाते हैं। तो अब यही जो प्रोसेस है वो लगातार चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक। फ्रोस्ट एक्शन, टेम्परेट लेटीट्यूड, जस्ट लाइक फ्रोस्ट जो एक पोटेंट रॉक ब्रेकर है, जितने भी रॉक्स हैं वो कंटेन करते हैं क्रैक एंड जॉइंट्स और पोर स्पेसेस, जहाँ से क्या होता है कि जो शार वाटर होता है और स्नो कलेक्ट हो जाती है उन सारी जगहों पे, यानी कि छोटी छोटी दरारें टाइप से नहीं हो जाती, उनमें बर्फ़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है। तो जो टेम्परेचर है ड्रॉप होता है नाइट में और विंटर के समय पे, और ये जो वाटर है ये फिर फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है तो फिर वो उसको एक्सपेंड कर देता है, मतलब पानी भर गया, बर्फ़ हो गया उसमें, तो वो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब ये आज की एक दिन की तो चीज़ है नहीं, अब ये लंबे सालों साल तक चलता है ये भी, अब वो बहुत ज़्यादा उसमें चलता रहता है, और फिर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाती है रॉक वगैरह, ठीक। ऐसे समझ सकते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, मतलब जैसे जो स्मॉल फैक्टर हैं रॉक के, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जो रॉक के, वो लूज़ हो जाते हैं केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से, क्रैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से कुछ मतलब जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं रॉक्स को, मतलब नीचे से, ठीक। और अगर आपने देखा होगा कि तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ भी आपको रोड्स के किनारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये बड़े होते जाते हैं, रूट्स बड़ी होती चली जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं, तो उनको भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है तो फिर वो भी क्या करेंगे, फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं, क्रैक्स क्रिएट कर देती हैं। अब बीच में अब कोई एकदम स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अब इसको बीच बीच में से टूटता जाए स्पेस की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी अफेक्ट हो जाता है। मास मूवमेंट, मास मूवमेंट, मास मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट होता है वेदर्ड मटेरियल का
डाउन अ स्लोप, यानी कि ऑब्वियसली बात है, एक पहाड़ के ऊपर एक रॉक जो है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे टूट गया, अब नीचे आएगा वो मटेरियल, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल और सडन होता है, वो डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है उस पहाड़ का। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी तेज़ी से आएगा। अगर स्लोप ऐसा है किसी पहाड़ का, बहुत तेज़ी से आएगा। अगर स्लोप ऐसा है थोड़ा सा, तो बहुत धीरे से आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्लोप है आपके उस जगह का, उस रॉक का। ठीक, तो इसके भी पार्ट्स में हम देख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के मास मूवमेंट होते हैं, जैसे सॉइल क्रीप। ये स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट होता है बट लेस कंटिन्यूस होता है, यानी कि दिस इज स्लो ग्रेजुअल बट मोर और लेस कंटिन्यूस। मतलब ये नहीं कि लगातार हो ही रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है वो ऑब्वियसली बात है कम ही होगा। और ये हिल स्लोप्स आते हैं, ये जो मूवमेंट है वो नॉट वेरी नोटिसेबल, यानी कि पता नहीं चलता है, क्योंकि जो स्लोप है वो फेयरली जेंटल होता है और जो सोइल है वो वेल कवर्ड होती है ग्रासेस से और अदर वेजिटेशन से। मतलब ऑब्वियसली आता है, जैसे ये स्लोप है ये ज़्यादा वो नहीं है, स्टीप स्लोप नहीं है। और इसके ऊपर पेड़ उड़ भी है, तो पेड़ उड़ की जड़ जो है वो मिट्टी को अपने साथ होल्ड करके रखते हैं, तो इतनी आसानी से आपको ये नोटिसेबल नहीं होता। धीरे धीरे गिर गई मिट्टी, एक बार गिर गया, कुछ गिर गया, मतलब एक साथ एकदम बहुत तेजी के साथ नहीं आता है। ठीक, तो सॉइल क्रॉप जो है वो स्लोली है प्रोसेस है। और ये मोस्ट कॉमन है डैम्प डैम्प सॉइल में, जहाँ पे जो वाटर है वो एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेंट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स के लिए। ये आपको वही है कि बारिश हुई सही, थोड़ी बहुत पानी के साथ साथ कुछ डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल उसके साथ आ गया नीचे। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो कमज़ोर हल्की बहुत पड़ी जाती है। लगातार बारिश गिरती रहेगी तो कहाँ तक जो पेड़ की जड़ें हैं वो भी उसको संभाल के रखेंगे, एक समय पे तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना नीचे मिट्टी। ओके। और अगर आप देखें, दूसरा होता है सॉइल फ्लो, जिसको सॉइल सोली फ्लक्शन के नाम से बोलते हैं, सोली फ्लक्शन के नाम से जाना जाता है। जो सोइल है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड होती है वाटर के साथ, और जो इंडिविजुअल पार्टिकल है मोस्टली वो सस्पेंड होते हैं वाटर में, मूव करते हैं इजीली एक दूसरे के ऊपर। और ये जो सोइल है वो एक्ट करती है एज अ लिक्विड, एंड द सोइल फ्लो जो होता है और मड फ्लो वो ऑकर होता है। और एरिड रीजन में क्या होता है कि जो मेंटल है वेदर डेब्रिस की, वो बन जाती है सैचुरेटेड रेन वाटर के साथ, और आफ्टर अ स्टॉर्म एंड फ्लो डाउन स्लोप as a semi liquid mass in temperate and tundra regions. Soil flow occur when the surface layer of frozen ground though in spring soil and rock debris lubricated by the melted water flow easily. Obviously बात है, देखो यार ऐसा समझ लो, जब बारिश हो रही इसका पानी है बहुत ज़्यादा, वो एकदम ऐसा समझ लो जो मिट्टी है वो एक तरीके से लिक्विड का काम करने लगती है, क्योंकि पानी में मिट्टी घुल गई है तो मिट्टी एकदम गीली टाइप से हो गई है, तो वो इजीली नीचे खिसक सकती हैं। तो उस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। और आयरलैंड में इसी फ्लो को बोग बस्ट के नाम से जाना जाता है। लैंडस्लाइड क्या होता है? स्लम्पिंग या स्लाइडिंग, ये जो बहुत तेजी के साथ होता है। अगर आपने देखा होगा ना कि पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है। आपने नहीं ये सुना होगा कि अरे हिमाचल में गए, शिमला के पास पहाड़ नीचे आ गया, उत्तराखंड में पहाड़ नीचे गिर गया, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लोप होता है और एकदम से बहुत तेज़ी के साथ पूरा जो पूरा का पहाड़ है वो नीचे आ जाता है। ठीक, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड या स्लम्पिंग और स्लाइडिंग। और ये आपको पहाड़ी एरिया में कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पर स्टीप स्लोप होगा। ओके, जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा। और मैन ऑफ, और हालांकि जो मैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं नेचुरल वेजिटी, मतलब इन सब जगहों पे जाके, क्योंकि आपको पता है यार, देखो लोग जाते हैं वहाँ पे, होटल्स बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस को और ज़्यादा एनहेंसमेंट करा जाता है। और मतलब बिना कुछ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करे कई जगह कई बार कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है मिट्टी वगैरह पेड़ वगैरह इन सब का, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। और फिर अचानक से एकदम से ही त्रासदी आती है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, एनवायरनमेंट को ऐसे ही गंदा करते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें अगर आप क्या करोगे, उसमें इंटरप्शन करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर ज़रूर करेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि आपको पता है कि जो सर्कुलेशन है पूरे वाटर का वो कहाँ से होता है?
जो होल प्रोसेस है वाटर का, लैंड सी एटमॉस्फेयर। और इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन भी बोलते हैं। वही आप सॉरी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूरी ऐसी ही रन होती है, सॉइल वाटर वगैरह मतलब सॉइल से, लैंड से, एयर, इन सब जगह से आपको पानी जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब हालांकि एयर से भी पानी निकाल लेते हैं, बनता है ठीक आजकल, बट इतना नहीं कि हाँ लार्ज स्केल पे बन रहा है। जो मूवमेंट है वाटर का वो आपको पता है एटमॉस्फेयर में, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जस्ट लाइक जैसे एवोपरेट के फॉर्म में क्या होता है, सन जो है वो ओशन को गर्म करता है, फिर वो जो वहाँ से पानी भाप के ऊपर, मतलब ये भी प्रोसेस भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक तो जनरल ओवरव्यू देना ज़रूरी है। हल्का सा गर्म होगा, भाप के रूप में ऊपर जाएगा, फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है, एवोपरेट होता है, कंडेंसेट होगा, नीचे गिरेगा। ठीक, तो पूरा एक प्रोसेस चलता है। और फिर वो जब बारिश होती है तो वो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में जाता है, फिर वहाँ से हमको पानी पीने के लिए मिलता है। ठीक, ग्राउंड वाटर ही तो आप पीते हैं। हालांकि 70% वाटर है पृथ्वी पर, लेकिन पीने के लिए कितना है, 1-2%। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, और जो ओशन पानी है वो पीने लायक नहीं है। ठीक, तो जो वाटर अवेलेबल है फॉर्म ग्राउंड वाटर में डिपेंड करता है वो मतलब क्लाइमेट पे भी। अगर जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे थोड़ी ग्राउंड वाटर मिलेगा। और डेजर्ट में जाके पानी निकालने लगो, कहाँ से निकल जाएगा? तो डिपेंड करता है ये भी कंडीशंस पे, कि वहाँ पे कैसा मौसम है, कैसी कंडीशन है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, बारिश होती है कि नहीं होती है, ह्यूमिड कंडीशन कैसी है वहाँ पे। ठीक, ह्यूमिडिटी, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें भी। अब पानी नीचे क्यों जाता है? क्योंकि पोरस रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर भी पानी चला जाता है। पोरस रॉक्स के अंदर नहीं की स्पेस होता है रॉक्स के बीच में, तो उनके थ्रू पानी नीचे चला जाता है, मिट्टी सोख लेती है। ठीक, परमेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। देखो परमेबिलिटी कुछ नहीं है, यानी कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, अब मिट्टी क्यों पानी ऑब्जॉर्व कर रही है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, उनके पार्टिकल्स के बीच में, उसके कणों के बीच में, तो पानी वहाँ से अंदर चला जाता है, सोख लेती है। तो ऐसे रॉक्स के बीच में हो जाता है। अब जब रॉक्स के अंदर भी पानी चला जाता है तो वो भी कई बार कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक, ऑब्वियसली बात है, एक कब तक चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, तो वो कभी ना कभी तो कमज़ोर पड़ेगी ना, सालों साल तक अगर ये चीज़ लगातार चलती रहती है तो। वाटर टेबल, देखो ये जो पानी निकलता है वो एक्वीफर से निकलता है। अब आप सोचोगे कि सर नीचे पानी है ऊपर मिट्टी है, तो ये पानी में मिट्टी घुल क्यों नहीं जाती है? देखो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, एक्वीफर्स हैं, जहाँ से आपका साफ़ पानी होकर निकलता है। ऐसा थोड़ी कि मिट्टी में घुल के मिट्टी वाला पानी आ रहा है। ठीक, तो वो वाटर टेबल होता है। अब बोलते नहीं है कि दिल्ली में वाटर लेवल कम है, आपके यहाँ लगेगा ज़्यादा है। आपको अगर नदी के पास है आपका घर, तो आपको वहाँ पे वाटर टेबल एकदम मतलब 10 फीट 20 फीट पे भी पानी निकल जाएगा, लेकिन साफ़ पानी वही 50-60 फीट के प्लस जाकर निकलेगा। लेकिन दिल्ली में वाटर टेबल बहुत नीचे है। क्यों? इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, बारिश का पानी कहाँ जाए, सारे जगह सीमेंटेड है, प्लस इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जो वाटर टेबल है वो सारा नीचे चला गया। ठीक, अब उसको पानी लेना पड़ता है कहाँ से? हरियाणा से, यूपी से, जो नदियाँ हैं वहाँ से पानी आता है वहाँ के लोगों के लिए। तो इसलिए अब पानी का वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर लोग कैसे जिएंगे? हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा एक तरीके से। चलिए अब देख लेते हैं स्प्रिंग एंड वेल्स। देखो स्प्रिंग्स में कुछ नहीं होता, यानी कि जो रॉक्स हैं उनमें से पानी जैसे निकलता रहता है, जस्ट लाइक जैसे रेन वाटर है वो अंदर चला गया। अब जैसे हमने देखा था वोल्केनिज्म में डाइक्स वगैरह, तो डाइक्स क्या हॉरिजॉन्टल रहती हैं, तो यहाँ से पानी निकल गया यहाँ पे, ये यहाँ से एकदम वाटर टेबल यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे पानी निकल रहा है एक तरीके से। ठीक, तो ये भी पानी निकलता है एक तरीके से। स्प्रिंग्स जो हैं वो भी डिपेंड होती हैं अलग अलग टाइप्स पे। कुछ एरिया में टिल्टेड वाली आपको देखने को मिल जाता है। वेल जॉइंटेड रॉक्स में आपको देखने को पानी निकलता रहता है। रॉक्स में नहीं देखते थे कि कई बार बीच बीच में से पानी निकलता रहता है एकदम तेजी के साथ, फुहारे टाइप से, स्प्रिंकल्स वे में। ठीक, तो डिपेंड करता है, जहाँ से स्पेस मिलेगा वहाँ से निकलेगा। डाइक्स वगैरह सिल्स के थ्रू निकल जाता है, लाइम स्टोन्स में से निकल जाता है, और कास्ट रीजन में निकल जाता है आपका देखने को, मतलब वो स्पेस जहाँ पे मिलेगा वहाँ से पानी निकलेगा, इतना ध्यान रखो। वेल्स, ये जो कुएँ वगैरह होते हैं, कुएँ वगैरह में से आप पानी वगैरह निकालते हैं। ठीक, पंप वगैरह करके कई लोग वहाँ पे अपना पंपिंग सिस्टम लगा देते हैं। ठीक, और पहले तो कुएँ से ही पानी निकाला जाता था, लेकिन आजकल तो लोगों के पास समरसेबल टाइप से सारी चीज़ें आ गई हैं, और उसकी वजह से वो क्या हो गया है कि जो वेस्टेज है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और यूसेज कम हो गया है। ठीक, तो प्लीज़ वाटर को सेव ऑफ करके रखें, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा और आने वाले फ्यूचर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।